हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके। कंफर्म कर देंगे सो दैट वी स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। सो मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। ये हमारा क्लास बेस बिल्डिंग क्लास है, जिसमें हम मॉड्यूल बी चैप्टर 11 रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में पहले कॉन्सेप्ट और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिससे आपका जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाए। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट पार्ट है वो हम प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं। अगर आपने उस पार्ट को वॉच नहीं किया तो पहले उस पार्ट को वॉच कर लेना और फिर इस पार्ट को स्टार्ट करना। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर द मेजर रिस्क विच ट्रांजैक्शन इन बैंक्स आर एक्सपोज्ड टू। कौन कौन से मेन रिस्क हैं, मेजर रिस्क हैं जिसके सामने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एक्सपोज्ड रहती हैं। तो ये रिस्क हैं क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क। हमने बताना है मेजर रिस्क कौन कौन से हैं। वैसे तो जितने लिखे हैं वो सारे के सारे रिस्क हैं, लेकिन मेजर रिस्क कौन कौन से हैं इसका आंसर हमें प्रोवाइड करना है। तो यस, व्हाट विल बी द आंसर। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को प्रॉपरली वॉच किया है, उसके नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर देना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। तो व्हाट विल बी द आंसर। तो आंसर हियर विल बी, हमारे 3 मेन रिस्क हैं। व्हाट आर 3 मेजर रिस्क। सो 1 रिस्क इज क्रेडिट रिस्क, सेकंड मार्केट रिस्क एंड थर्ड वन इज ऑपरेशनल रिस्क। तो यहाँ पे ये मेजर रिस्क नहीं है, ये इनमें से कुछ मेजर रिस्क का पार्ट है। तो हमारा ऑप्शन आंसर होना चाहिए ए। बेसल कमेटी के मुताबिक मेन रिस्क है क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। सो जो लिक्विडिटी रिस्क है वो मार्केट रिस्क का ही पार्ट है, इसलिए दिस आंसर इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो बेटर आंसर इज ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इसमें हमारा आंसर बना। वेयर कैन क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड मार्केट रिस्क अराइज फ्रॉम। तो ये जो रिस्क हैं ये अराइज कहाँ होते हैं। ओनली एट एग्रीगेट और पोर्टफोलियो लेवल, ओनली एट ट्रांजैक्शन लेवल, बोथ एट ट्रांजैक्शन एंड पोर्टफोलियो लेवल, या नीदर एट ट्रांजैक्शन लेवल नॉर द पोर्टफोलियो लेवल। तो ये रिस्क अराइज कहाँ होते हैं, तो इस क्वेश्चन को हमने आंसर करना है। वेयर कैन दीज रिस्क अराइज फ्रॉम। यस, व्हाट विल बी आवर आंसर। ये रिस्क कहाँ अराइज होते हैं। तो ये जो तीनों रिस्क हैं, इट में बी क्रेडिट रिस्क, इट में बी ऑपरेशनल रिस्क, इट में बी मार्केट रिस्क, ये 2 जगह के ऊपर अराइज होते हैं। ट्रांजैक्शन लेवल यानी जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन है, हम लोन दें, हम केवाईसी करें, हम इन्वेस्टमेंट करें, तो ये हो गए हमारे इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। तो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन लेवल के ऊपर ये अराइज होते हैं। और फिर जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं वो एग्रीगेट कर दी जाती हैं, तो उस लेवल के ऊपर भी ये अराइज होते हैं, जिसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो लेवल। यानी ये पोर्टफोलियो लेवल ओवर एग्रीगेट जो है उसके ऊपर भी, और ट्रांजैक्शन लेवल उसके ऊपर, दोनों जगह ये अराइज होते हैं। तो ऑप्शन सी इज आवर आंसर।
हाउ इज कैपिटल नीड डिटरमिन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट? जब हम रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे डिटरमिन होती है? हाउ कैपिटल नीड इज डिटरमिन्ड? इट इज solely determined at a transaction level. It is based on guidance provided by individual transaction level managers. Capital need is determined based on aggregate risk. Capital need is a constant and does not depend on risk factors. तो देखिए इसमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। यस, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है दैट यू शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। सो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कोशिश करें आंसर प्रोवाइड करने की, बिकॉज जब आप आंसर प्रोवाइड करते हैं तो आपका जो माइंड एप्लीकेशन है वो इम्प्रूव होता है, जिससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो हाउ इज कैपिटल नीड डिटरमिन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट? तो ये अराइज होती है बेस्ड ऑन एग्रीगेट रिस्क। तो जो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में टोटल रिस्क है उसी के बेसिस के ऊपर ही कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। तो जिसमें हमारे पास जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन है वो भी अकाउंट फॉर हो जाती है, और जो एग्रीगेट पोर्टफोलियो लेवल के ऊपर है तो वो भी उसके अंदर अकाउंट फॉर हो जाएगा। तो दोनों ही पार्ट उसमें अकाउंट फॉर हो जाएंगे। तो कैपिटल जो नीड है वो डिटरमिन हम करते हैं बेस्ड ऑन एग्रीगेट रिस्क। वेयर डज गाइडेंस फॉर रिस्क टेकिंग एट ट्रांजैक्शन लेवल कम फ्रॉम? सो ट्रांजैक्शन लेवल के ऊपर जो गाइडेंस है रिस्क टेकिंग के लिए वो कहाँ से अराइज होती है? इट इज डिटरमिन्ड बाय इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन लेवल मैनेजर्स। इट इज अनरिलेटेड टू कॉर्पोरेट लेवल डिसीजंस। It emanates from corporate level. It is determined solely by transaction level employees. तो हमने बताना है where does guidance for risk taking at transaction level comes from? तो ट्रांजैक्शन लेवल के ऊपर रिस्क लेने के लिए जो गाइडेंस है वो कहाँ से आती है, उसका गाइडेंस का सोर्स क्या है? तो ये क्वेश्चन को हमने आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 4, रीड करिए सभी ऑप्शंस को, इवेल्युएट करें सभी ऑप्शंस को, और फिर देखें कौन सा आंसर हमारा बनता है। तो ये गाइडेंस कहाँ से आती है? ये गाइडेंस आती है हमें कॉर्पोरेट लेवल से, यानी ट्रांजैक्शन लेवल के ऊपर रिस्क जो लेना है उसकी गाइडेंस कॉर्पोरेट लेवल से आती है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गाइडेंस प्रोवाइड करता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर ये गाइडेंस ब्रांचों को शेयर करता है। तो यहाँ पे ब्रांचेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what risk does a bank face if deposit matures earlier than the loan? अगर डिपॉजिट लोन से पहले मैच्योर हो जाता है, यानी जो डिपॉजिट की मैच्योरिटी है, लेट अस से फिक्स्ड डिपॉजिट की मैच्योरिटी 2 साल की है, लोन की मैच्योरिटी 4 इयर्स की है, तो इस केस में व्हाट बैंक फेसेस? सो व्हाट रिस्क बैंक फेस व्हेन डिपॉजिट मैच्योर्स अर्लियर देन द लोन? टाइम रिस्क होगा, री इन्वेस्टमेंट रिस्क होगा, फंडिंग रिस्क होगा, या क्रेडिट रिस्क होगा? सो व्हाट टाइप ऑफ रिस्क विल बी देयर? सो डिपॉजिट इज मैच्योरिंग बिफोर maturity of loan, तो what risk will arise? कौन सा रिस्क बैंक फेस करेगा? So this was explained to you in detail. उसके बेसिस के ऊपर हमने ये आंसर को प्रोवाइड करना है। तो कौन सा रिस्क अराइज होगा? तो अराइज होगा इसके अंदर फंडिंग रिस्क। सो फंडिंग रिस्क कब अराइज होता है? जब डिपॉजिट पहले मैच्योर हो जाता है, तो फिर हमें उस लोन को कंटिन्यू करने के लिए
हमें फंड्स चाहिए और उसी से रिलेटेड है फंडिंग रिस्क। इफ देयर इज a repayment default due to which bank has to arrange funds to pay liability, which risk would also arise in the transaction? अगर लोन है जिसमें रीपेमेंट का डिफॉल्ट हो गया कस्टमर के द्वारा, विच बैंक हैज़ टू अरेंज फंड्स टू पे लाइबिलिटी, हमारा डिपॉजिट उधर मेच्योर हो गया, उस लाइबिलिटी को पे करने के लिए हमें फंड्स चाहिए, तो इस ट्रांजैक्शन में कौन सा रिस्क अराइज होगा? बेसिस रिस्क अराइज होगा, री इन्वेस्टमेंट, एम्बेडेड ऑप्शन या टाइम रिस्क? तो कौन सा रिस्क अराइज होगा? क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप फंडा को अंडरस्टैंड करते हैं तो मुझे लगता है बहुत क्विकली आंसर प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन फंडा को अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करते, फिर वो क्वेश्चन को थोड़ा सा भी घुमाता है तो फिर हम आंसर नहीं दे पाते। इसीलिए बेस बिल्डिंग क्लासेस को मत छोड़िए। सो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बनता है टाइम रिस्क। सो टाइम रिस्क क्या है? जब लोन अकाउंट एनपीए बन जाता है तो जिसके कारण फंड्स का जो इनफ्लो होना था रिकवरी से, वो इनफ्लो नहीं हो पाता। ऑन द अदर हैंड डिपॉजिट लाइबिलिटी को हमने पे करना है, तो वो आउटफ्लो को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसके लिए फिर हमें पैसा मैनेज करना पड़ता है। सो वी हैव टू अरेंज फंड्स, तो इसको हम कहते हैं टाइम रिस्क। अब अगर डिपॉजिट मेच्योर हो जाता है तो वो बन जाता है फंडिंग रिस्क, एडिशनल फंड हमें रेज करने पड़ते हैं। अगर लोन में डिफॉल्ट आता है तो उसके कारण हमें जो एडिशनल फंड्स मैनेज करने पड़ेंगे वो कहलवाता है टाइम रिस्क। यानी फंडिंग रिस्क डिपॉजिट के साथ रिलेटेड है और टाइम रिस्क लोन के साथ रिलेटेड है। व्हाट टाइप ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द टाइम रिस्क एंड फंडिंग रिस्क? तो टाइम रिस्क एंड फंडिंग रिस्क के साथ किस टाइप का रिस्क एसोसिएटेड है? क्रेडिट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है या री इन्वेस्टमेंट रिस्क है? तो इन दोनों रिस्क के साथ कौन सा रिस्क एसोसिएटेड है टाइम और फंडिंग के साथ? यस, थोड़ा सा माइंड एप्लीकेशन करिए और लोकेट करिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सो व्हाट विल बी आंसर टू दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई टू लोकेट इट। सो अगर फंडा आता है तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, फंडा नहीं आता है तो डिफिकल्ट लगेगा। तो इसमें इन्वॉल्व होता है हमारा लिक्विडिटी रिस्क, क्योंकि चाहे वो टाइम रिस्क है चाहे वो फंडिंग रिस्क है, ये दोनों ही लिक्विडिटी रिस्क के वेरिएंट्स हैं। तो लिक्विडिटी रिस्क के 3 वेरिएंट्स हैं। एक है फंडिंग रिस्क जो डिपॉजिट के साथ है, एक है टाइम रिस्क जो लोन के साथ है, एक है कॉल रिस्क। Now, generally banks link the rate of interest on loans with what is interest rate? Generally banks link the rate of interest on loans with what is the interest rate? डिपॉजिट रेट के साथ, MCLR के साथ, मार्केट इंटरेस्ट रेट के साथ या फिक्स्ड रेट सेट बाय द बैंक? जो इंडिविजुअल लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको इनमें से किसके साथ बैंक लिंक करते हैं? इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट इनमें से किसके साथ लिंक होता है? डिपॉजिट रेट के साथ, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लैंडिंग रेट के साथ जिसको शॉर्ट में हम MCLR कहते हैं, मार्केट इंटरेस्ट रेट के साथ या फिक्स्ड रेट सेट बाय द बैंक? किसके साथ वो लिंक होता है? तो इट इज लिंक्ड टू MCLR ऑफ द बैंक।
आरबी की डायरेक्शंस हैं कि बैंक जब भी इंडिविजुअल लोन्स के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करेंगे तो दैट शुड बी रिलेटेड टू MCLR of the bank. What type of risk will arise if MCLR is reduced and loan requires funding when deposit rate may be different? किस प्रकार का रिस्क अराइज होगा अगर MCLR को कम कर देता है बैंक और लोन की हमने फंडिंग करनी है जबकि डिपॉजिट के रेट डिफरेंट हैं? एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क अराइज होगा, बेसिस रिस्क अराइज होगा, गैप और मिसमैच रिस्क अराइज होगा या क्रेडिट रिस्क अराइज होगा? तो कौन सा रिस्क अराइज होगा? एक तरफ हमारा MCLR है जिसको रिड्यूस किया गया और दूसरी तरफ डिपॉजिट रेट्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो कौन सा रिस्क इसमें अराइज होगा? तो विच रिस्क विल अराइज? यस, थ्योरी को रिकॉल करें, क्या हमने लर्न किया था और उसी को हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर हम उसके ठीक से अप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर करेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बनता है गैप और मिसमैच रिस्क। तो इस प्रकार के रिस्क को हम गैप या मिसमैच रिस्क कहते हैं। तो फंड्स हमें रिक्वायर होंगे तो देयर में बी सम गैप, तो इट इज कॉल्ड गैप और मिसमैच रिस्क। When bank receives loan installment, what risk arises when proceeds need to be invested elsewhere? लोन के अंदर जब हमें इंस्टॉलमेंट आता है तो उसका पैसा हम कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस केस में किस टाइप का रिस्क अराइज होता है? क्रेडिट रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क या फंडिंग रिस्क? तो विच रिस्क अराइजेज व्हेन हमारी रिकवरी होती है लोन इंस्टॉलमेंट की, तो अपने पास तो हम उसको रखते नहीं, तो हम उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, मे बी इन सम लोन और मे बी इन सम सिक्योरिटी। तो उस सिचुएशन में कौन सा रिस्क अराइज होता है? जो रिस्क उस सिचुएशन में अराइज होता है हम उसको कहते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क। So that's known as reinvestment risk. तो रीइन्वेस्टमेंट रिस्क कैसे हुआ? बिकॉज जब हमने इंडिविजुअल इनिशियल लोन दिया था हो सकता है उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसके ऊपर हमने लोन दिया वो 9.5% हो, और जब इंस्टॉलमेंट का पैसा हमारे पास आया और हमने उसको इन्वेस्ट किया कहीं और, हो सकता है वो रिटर्न 8.5% की हो। तो री इन्वेस्टमेंट में सम टाइम हमारा जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो कम हो जाती है, तो एज ए रिजल्ट री इन्वेस्टमेंट रिस्क अराइज होता है। What type of risk is created when loan amount is prepaid by borrower or fixed deposit is withdrawn prematurely? Sometimes फिक्स्ड डिपॉजिट को प्रीमेच्योर कैंसिलेशन से विड्रॉ कर लिया जाता है या सम टाइम लोन अमाउंट को प्री पे कर दिया जाता है। तो इन दोनों ही केसेस में कौन सा वो रिस्क है कॉमनली जो अराइज होता है? टाइम रिस्क, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, क्रेडिट रिस्क या ऑपरेशनल रिस्क? तो विच रिस्क अराइजेज? कौन सा रिस्क अराइज होता है? विच रिस्क अराइजेज? तो क्या ऑप्शन आंसर हमारा बनता है इस क्वेश्चन के लिए? व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? जब भी हम डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं या लोन हम देते हैं तो हमारे एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज होती है कि डिपॉजिटर प्रीमेच्योरली पैसा विड्रॉ कर सकता है या लोन को प्री पे किया जा सकता है। तो दिस इज पार्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के अंदर ही ये ऑप्शन कस्टमर को हम दे देते हैं, एम्बेड कर देते हैं। तो क्योंकि हम ये राइट कस्टमर को दे देते हैं और वो भी एग्रीमेंट का पार्ट है, तो हम इसको कहते हैं एम्बेडेड ऑप्शन।
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आंसर बन जाता है एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। तो ये रिस्क कहलवाता है एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। What risk arises if there is non-payment or a delay in repayment of loan by borrower in the described transaction? अगर किसी ट्रांजैक्शन के अंदर, किसी लोन के अंदर बोरोर नॉन पेमेंट करता है लोन की या डिले करता है इन रीपेमेंट, तो फिर कौन सा रिस्क अराइज होता है? फंडिंग रिस्क, डिफॉल्ट या क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क या री इन्वेस्टमेंट रिस्क? सो विच रिस्क अराइजेज? क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का? तो कौन सा रिस्क अराइज होता है? फिर इससे होता है डिफॉल्ट या क्रेडिट रिस्क। सो इट्स कॉल्ड डिफॉल्ट या क्रेडिट रिस्क। यहां पे नॉन पेमेंट है, अगर नॉन पेमेंट है तो वो डिफॉल्ट के साथ लिंक हो जाएगा, और डिफॉल्ट रिस्क क्रेडिट रिस्क का पार्ट है। क्रेडिट रिस्क के अंदर ब्रॉडली ट्रांजैक्शन लेवल के ऊपर एक डिफॉल्ट रिस्क है और दूसरा जो रिस्क है वो रिलेट करता है उसकी क्रेडिट रेटिंग के साथ, रेटिंग ऑफ बोरोर उसके साथ है। सो हम कहते हैं डाउनग्रेड रिस्क। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस रिलेटिंग टू प्रीवियस पार्ट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा रिस्क मेजरमेंट। उस पार्ट को करने से पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आर यू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ बाय यूजिंग IIBF बुक्स? क्या आप अपना प्रिपरेशन IIBF बुक्स को यूज करके कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो उसमें आपको अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि उसमें जो कुछ दिया है जैसे लिखा है, यू मे बी फेसिंग डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड। आप अंडरस्टैंड करते हैं, भूल जाते हैं, फिर करते हैं, जिससे ये टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज भी बन जाता है और टाइम आपके पास पहले से इन शॉर्ट है। प्रैक्टिस क्वेश्चन हर चैप्टर के बाद दिए हैं, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन उतने नहीं हैं जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको चाहिए। केस स्टडीज ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आप इन बुक्स में फेस कर रहे हैं तो दैट मीन आप प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर पाते, जिससे आपको पेपर में बार बार अपीयर होना पड़ता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हमारे लो प्राइस्ड बेस्ट क्वालिटी वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन में जो कॉन्सेप्ट है हम आपको बहुत इजी करके समझाते हैं, जिससे आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं और वो भी क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिससे आपका टाइम पार्ट भी और डिफ़िकल्टी पार्ट ये दोनों ही प्रॉब्लम्स बाकी सॉल्व हो जाती हैं और फिर आप पूरे सिलेबस को कवर भी कर पाते हैं। हमारा क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनको यूज़ करते हैं तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। हमारी केस स्टडीज़, क्योंकि CIB में केस स्टडीज़ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो केस स्टडीज़ भी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी हमारे कोर्सेज़ के अंदर। तो जब आप इन कोर्सेज़ को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम को पास करने के लिए, वो इम्प्रूव होती है। तो देन व्हाई नॉट टू यूज़ इट? तो ये अवेलेबल है हमारी ऐप के थ्रू या आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो हमारी वेबसाइट को लॉग इन करें और इन कोर्सेज़ को यूज़ करें। और फ्रेंड, एक क्वेश्चन और, क्या फ्री लाइव क्लासेस एनफ हैं पेपर को पास करने के लिए? नो, फ्री लाइव क्लासेस एनफ नहीं होती, क्योंकि इसमें हम पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट। लेकिन ये क्लासेस बहुत यूज़फुल रहती हैं अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, इसीलिए किसी भी क्लास को मिस मत करें, लेकिन फुल सिलेबस को कवर करने के लिए इन कोर्सेज को यूज़ करें। तो चलिए अब हम चलते हैं रिस्क मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर।
रिस्क मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ रिस्क। अगर रिस्क को हमने मेजर करना है तो हम उसको यूज़ करते हैं रिस्क मैनेज करने के लिए। बिकॉज जब तक हमें ये पता नहीं है कि रिस्क की क्वांटिटी कितनी है, डिग्री ऑफ रिस्क कितना है, तो तब तक हमें रिस्क मैनेज करने में डिफ़िकल्टी आएगी। तो पहले हम डिग्री ऑफ रिस्क क्वांटिफाई करते हैं, रिस्क को मेजर करते हैं। जो रिस्क मेजर्स हैं, जो रिस्क के मेथड्स हैं, वो क्या कैप्चर करते हैं? वो कैप्चर करते हैं वेरिएशंस इन अर्निंग, हमारे इंटरेस्ट में क्या चेंज आएगी, मार्केट वैल्यू जो हमारा एसेट है उस वैल्यू में कितनी चेंज आएगी, अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो उसके कारण लॉसेस क्या होते हैं। तो ये जो जितने वेरिएबल्स हैं इनको हम कहते हैं टारगेट वेरिएबल। तो रिस्क मेजर जो हैं, रिस्क के जो टूल्स हैं वो वेरिएशंस को मेजर कर देते हैं, क्वांटिफाई कर देते हैं कि कितना रिस्क होने वाला है। These arise out of uncertainties associated with various risk element। तो ये जो रिस्क हमें अराइज होता है ये अनसर्टनिटी के कारण होता है। अर्निंग में जैसे इंटरेस्ट हमारे रेट से चेंज हो गए उसके कारण, मार्केट वैल्यू में जैसे स्टॉक मार्केट में लगातार चेंजेस आती हैं शेयर्स की वैल्यू में, लोन हमारे लॉसेस हो जाते हैं तो जब डिफ़ॉल्ट होते हैं, और ये सब कुछ अनसर्टनिटी के साथ एसोसिएटेड होता है। 3 कैटेगरीज ऑफ क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ रिस्क। रिस्क को मेजर करने के लिए 3 क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं। कौन कौन से वो 3 क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं? एक वो मेजर जो सेंसिटिविटी के ऊपर बेस्ड हैं, दूसरे वो मेजर्स जो वॉलेटिलिटी के ऊपर बेस्ड है, तीसरे वो जो डाउन साइड पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड हैं। तो ये 3 हमारे पास अलग अलग टूल्स हैं, सेंसिटिविटी का टूल, वॉलेटिलिटी का टूल, डाउन साइड पोटेंशियल ये टूल, जिसे में हम एक और इम्पॉर्टेंट टूल को यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं वैल्यू एट रिस्क टूल। तो चलिए इन टूल्स को इंडिविजुअली देखते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसिटिविटी के टूल की। सो सेंसिटिविटी कैप्चर्स डेविएशन ऑफ ए टारगेट वेरिएबल बिकॉज ऑफ अ यूनिट मूवमेंट ऑफ ए सिंगल मार्केट पैरामीटर। तो किसी भी एसेट की वैल्यू, हमारा कोई भी एसेट है उसकी वैल्यू, एसेट वैल्यू में जो चेंज आती है वो किसी एक रीज़न से नहीं आती, वो चेंज डिफरेंट रीज़न से आती है। सो इट मे बी रीज़न नंबर 1, इट मे बी रीज़न नंबर 2, इट मे बी रीज़न नंबर 3। सेंसिटिविटी एनालिसिस के अंदर ये जो अलग अलग रीज़न्स हैं इनको हम इकट्ठे अप्लाई करके चेंज को मेजर नहीं करते, इनमें से हम एक एक को करके, तो फॉर एग्जांपल पहले हम नंबर 1 को करेंगे, फिर नंबर 2 को करके देखेंगे, फिर नंबर 3 को, यानी एक पैरामीटर को हम टेस्ट करेंगे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी सिंगल पैरामीटर को हम यूज़ करेंगे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम टू सी कि वेरिएशन कितनी आती है। फॉर एग्जांपल चेंज इन मार्केट वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड बिकॉज ऑफ 1% चेंज इन इंटरेस्ट रेट। अगर मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड में हम चेंज देखते हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट, तो ये क्या बन जाता है? सो इट इज़ अ सेंसिटिविटी बेस्ड मेजर। हमने इसमें एक ही एलिमेंट को लिया, इंटरेस्ट रेट में क्या चेंज आ रहा है, क्योंकि बॉन्ड की प्राइस लिक्विडिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगी कि लिक्विडिटी में क्या चेंज आ रही है, और साइज ऑफ ट्रांजैक्शन इसके भी ऊपर बेस्ड हो जाएगी। तो लेकिन हमने तीनों रीजन्स को एक साथ टेस्ट नहीं किया, हम पहले एक रीजन को टेस्ट करते हैं, फिर दूसरे को टेस्ट करते हैं, फिर तीसरे को टेस्ट करते हैं, इंडिविजुअली हम टेस्ट करते हैं अलग अलग पैरामीटर्स को। तो इसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी का मेजर। अदर मार्केट पैरामीटर्स कुड बी एक्सचेंज रेट्स एंड स्टॉक प्राइसेस। सो दूसरे पैरामीटर्स मार्केट के हो सकते हैं, जैसे एक्सचेंज रेट है तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट को देखा, तो इट कुड बी एक्सचेंज रेट, इट कुड बी स्टॉक प्राइसेस,
तो दीज कुड बी वेरियस वेरिएबल्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट फंडा क्या है? इंटरेस्ट रेट गैप इज द सेंसिटिविटी ऑफ इंटरेस्ट रेट मार्जिन ऑफ द बैंकिंग बुक। तो ये फंडा हमारा सीधा क्वेश्चन बनता है। इंटरेस्ट रेट गैप इज द सेंसिटिविटी ऑफ इंटरेस्ट रेट मार्जिन ऑफ द बैंकिंग बुक। सो जो इंटरेस्ट रेट है उसको हम लिंक करते हैं बैंकिंग बुक के साथ। ड्यूरेशन इज सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और ट्रेडिंग बुक। सो जब हम ड्यूरेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ लिंक है, और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है हमारा ट्रेडिंग बुक के अंदर। ऑलरेडी हम डिटेल में देख चुके हैं कि पोर्टफोलियो जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हमारी ट्रेडिंग बुक का पार्ट है। अब सेंसिटिविटी एनालिसिस के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो इन ड्रॉबैक्स में क्या है, हम एक समय के ऊपर केवल एक पैरामीटर को ही देखते हैं, बाकी जो पैरामीटर्स हैं उनके इम्पैक्ट को हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो भी साइमल्टेनियसली वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ये इसमें एक बड़ा ड्रॉबैक है, यानी हम सभी वेरिएबल्स को एक साथ टेस्ट नहीं करते, वन बाय वन टेस्ट करते हैं, जबकि फैक्चुअली सभी मेजर्स, सभी वेरिएबल्स वैल्यू को चेंज करते हैं। एनालिसिस डिपेंड्स अपॉन प्रिवेलिंग कंडीशंस एंड इग्नोर्स मार्केट एनवायरनमेंट चेंज। तो ये जो एनालिसिस है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? उस समय की प्रिवेलिंग कंडीशन के साथ उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो मार्केट का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है, उसको ये इग्नोर कर देता है। तो ये इस कॉन्सेप्ट के ड्रॉबैक्स हैं। Predictions would be correct only if market moves in the same direction as in the past, which rarely happens. इसके बेसिस के ऊपर जो हम प्रेडिक्शन करेंगे वो तभी करेक्ट होगी अगर मार्केट मूव करता है उस पैटर्न के ऊपर जिस पैटर्न में मार्केट पास्ट में मूव किया था। अगर उस पैटर्न में कोई चेंज आता है तो फिर हमारा प्रेडिक्शन करेक्ट नहीं होगा, और पैटर्न में बहुत दफ़े चेंज आ जाता है। तो these are the drawbacks of this measure. फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं, वहीं पे हम सूटेबली आपको आंसर कर देंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप हमें मेल कर सकते हैं, हम सूटेबली रिप्लाई करके आपकी हेल्प करेंगे। आज का लेसन अगर आपको यूज़फुल लगा तो फिर आप इसे लाइक करने में संकोच ना करें। आपका लाइक करना मीन्स यूट्यूब इस वीडियो को और बहुत सारे लोगों को अपने लेवल के ऊपर दिखाने की कोशिश करेगा, इसीलिए लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स कोलीग्स के साथ, उनको बेनिफिट हो जाएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे कई नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिल रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लासेस मिस ना हो तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलने चाहिए, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वो भी बेल आइकन के साथ। तो सब्सक्रिप्शन के बेल को भी बटन को भी पुश करें और बेल आइकन को भी पुश कर दें, सो दैट हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए अब आज के इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। हम कंटिन्यू करेंगे इस डिस्कशन को इन द नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।